इमरान को अभी अपने कमरे में आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक दूर से उसे निस्वानी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी और इमरान उछलकर बिजली की सी तेजी से कमरे से बाहर आ गया। वो शर्मिती को ले गया, वो बख्शू कशेब। बरामदे में दौड़ते हुए टेकचंद ने इमरान को देखते ही कहा, कौन ले गया, कैसे ले गया? इमरान ने गुस्से से टेकचंद की गर्दन पकड़ते हुए कहा, वो शर्मिती जी को स्नान के लिए लेकर जा रहा था कि अचानक अकबी दरख्त से जाल फेंका गया और फिर जाल में जकड़ी हुई शर्मिती जी को उठाकर वो भाग निकला। वो दरख्त पर चढ़ा हुआ था, मैंने उसे पहचान लिया है, वो बख्शू कशेब है, टोपी सराय का नाइब। टेकचंद ने घगयाते हुए कहा और इमरान ने उसकी गर्दन एक झटके से छोड़ी और फिर उस तरफ को भागा जिधर से टेकचंद आया था। वो उसे जलपन्ना की तरफ ले गया है, उधर से आने वाले एक और बख्शू ने चीख कर इमरान से कहा। उसी लम्हे इमरान के साथी भी दौड़ते हुए इधर को आ रहे थे। मार्सिला भी उनके हमरा थी। क्या हुआ? सफदर ने चीख कर पूछा। जल्दी सामान ले आओ, कोई बख्शू जूलिया को उठाकर ले गया है, जल्दी करो। इमरान ने चीख कर अपने साथियों से कहा। वो अब एक पहाड़ी के किनारे पर खड़ा था। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह ना फैली थी और नीचे वादी में गहरा अंधेरा था। ये जलपन्ना क्या है? क्या किसी पहाड़ी का नाम है? इमरान ने होंठ काटते हुए पूछा। जलपन्ना? ओह, वहां तो बड़ा खौफनाक बंदी खाना है। मार्सिला ने कहा। बंदी खाना यानी कैद खाना? इमरान ने चूक कर पूछा। हाँ, तय खाने को मुकामी जबान में बंदी खाना कहते हैं। जलपन्ना में एक वहशी कबीला अम्पाली रहता है, इंतहाई खतरनाक कबीला है। उनका बंदी खाना पूरे असम में मशहूर है और हमें जूलिया को वहां पहुंचने से पहले हासिल करना होगा, वरना जूलिया जिंदगी भर वहां से नहीं निकल सकती। मार्सिला ने तेज लहजे में कहा। तुम रास्ता जानती हो? इमरान ने पूछा। हाँ, मुझे मालूम है, मैं उनके सरदार पाली को भी जानती हूँ, वो मेरे पापा का दोस्त है, पापा ने उसे बड़े तोहफे दिए थे। मार्सिला ने सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे सफदर और दूसरे साथी सामान उठाए हुए वहां पहुंच गए। बाकी बख्शू भी वहां आ गए थे। सफदर, तुम साथियों के साथ यहीं रहोगे, मैं, मार्सिला, जोसेफ और जोआना जूलिया के पीछे जाएंगे। हमारी वापसी तक यहीं रहना और पूरी तरह मोहतात रहना। मुझे ये कोई लंबी साजिश लगती है। इमरान ने अपना बैग सफदर से लेते हुए कहा और सफदर ने सर हिला दिया। पंत गुरु, आपके खच्चर तैयार हैं, टेकचंद ने कहा। गोली मारो खच्चरों को। आओ मार्सिला, जोसेफ और जोआना, तुम भी आओ। और फिर वो तेजी से उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। मार्सिला, जोसेफ और जोआना उसके पीछे थे। इतराई खासी खतरनाक थी, लेकिन इमरान बड़े बेतहाशा अंदाज में नीचे उतरा जा रहा था। चंद लम्हों में ही वो पहाड़ी के दामन में पहुंच गया। आहिस्ता चलो, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, मार्सिला ने उसके पीछे दौड़ कर आते हुए कहा। वो बुरी तरह हाँप रही थी। कोई शॉर्टकट बताओ मार्सिला, जिससे हम इस बंदी खाने तक इस बख्शू से पहले पहुंच जाएं। इमरान ने कहा। शॉर्टकट? लेकिन वो तो इंतहाई खतरनाक है, मार्सिला ने कहा। तुम बताओ तो सही, इमरान ने झुंझुलाए हुए अंदाज में कहा। आओ मेरे पीछे, मार्सिला ने सर हिलाते हुए कहा और फिर एक पगडंडी पर दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद वो सब एक और पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। इस पहाड़ी के दरमियान से एक सीधा रास्ता जलपन्ना जाता है, लेकिन मार्सिला ने इशारा पर करते हुए बताया। आओ, इमरान ने कहा और फिर वो तेजी से पहाड़ी चढ़ने लगा। मार्सिला, जोसेफ और जोआना उसके पीछे थे। यहाँ हर तरफ घने और ऊंचे दरख्त थे। अभी वो रास्ते ही में थे कि अचानक जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई। वो जैसे फिजा में तैरता हुआ चट्टानों के दरमियान मौजूद खासा बड़ा खला पार करके दूसरी तरफ जा गिरा। क्या हुआ? इमरान ने मुड़कर कहा, लेकिन दूसरी लम्हे वो ये देखकर तेजी से मुड़ा कि दरख्त पर से एक भारी बदन का बख्शू जोसेफ के ऊपर कूदा था और वो दोनों ही घास में लोट-पोट हो गए थे। जोसेफ ने इस पोजीशन में था कि जरा सा उसका कदम खिसकता ही वो सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिर सकता था और वो कवि हैकल बख्शू जोसेफ को इस खाई में गिराना चाहता था। इमरान ने दौड़कर छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो भी किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ दरमियानी खला पार करके दूसरी तरफ पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसके कदम जमीन पर लगे, अचानक एक और दरख्त से किसी और ने उस पर छलांग लगाई और वो सीधा इमरान पर जा गिरा।
लेकिन दूसरे ही लम्हे फिजा में दो चीखें बेक वक्त उभरी। एक तो उसी बख्शू की थी जिसने इमरान पर हमला किया था, क्योंकि इमरान ने चीते की सी तेजी से यखलख्त उसे उछाल कर खाई में धकेल दिया था। लेकिन दूसरी चीख उसकी पुश्त की तरफ से उभरी थी, जिधर जोसेफ और बख्शू जोर आजमाई में मसरूफ थे। इमरान तेजी से पलटा और उसके लबों से इत्मीनान की सांस निकली, क्योंकि जोसेफ उठकर खड़ा हो रहा था। दूसरी चीख जोसेफ के मुकाबिल की थी। गुड शो, तुमने मुझे नहीं बताया था, इमरान ने जोसेफ से कहा। मैंने सिर्फ उसकी झलक देखी थी, जोसेफ ने कहा। इसका मतलब है जूलिया का अगवा खासी साजिश के तहत हुआ है। ठीक है, मैं इनसे निपट लूंगा, इमरान ने कहा, और फिर उसने दौड़कर दोबारा छलांग लगाई और वापस अपनी जगह पर आ गया। जोसेफ भी बकायदत कूद कर आया और इनका सफर एक बार फिर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी, इसलिए उन्हें ऊपर चढ़ने में खासी मुश्किल पेश आ रही थी कि अचानक ऊपर से एक गिड़गिड़ाहट की तेज आवाज उभरी और उसके साथ ही इमरान ने यखलख्त मार्सीला को दबोचा और साथ वाली चट्टान की तरफ छलांग लगा दी। जोसेफ और जोआना उछलकर दूसरी तरफ जा गिरे और उसी लम्हे एक भारी चट्टान ऊपर से लड़कती हुई ठीक उसी रास्ते पर आई जहां एक लम्हा पहले वो मौजूद थे, और फिर इसी तरह गड़गड़ाती हुई वो नीचे गहराइयों में जा गिरती चली गई। वो बाल बाल बचे थे, वरना उनकी घड़ियां तक भी ना मिलती। उसी लम्हे पहाड़ियां फायरिंग से गूंज उठी और उसके साथ ही एक चीख ऊपर से सुनाई दी, और फिर ये चीख उसी रास्ते पर नीचे आती चली गई जिस रास्ते पर एक लम्हा पहले चट्टान गिरी थी, और एक कवि हैकल बख्शू का जिस्म पूरी तरह उलटता पुलटता हुआ नीचे गिरा हुआ था। फायरिंग और चीख की बाज गश्त अभी तक सुनाई दे रही थी। ये फायर जोआना की तरफ से हुआ था। उसके रिवॉल्वर से अभी तक धुएं की लकीर निकल रही थी। बकायदा पिक्टिंग हो रही है। जोसेफ और जोआना, तुम साइडों से होकर ऊपर जाओ, मैं और मार्सीला दरमियान से चढ़ेंगे, इमरान ने तेज आवाज में कहा, और फिर मार्सीला का बाजू पकड़े वो दरमियानी रास्ते पर आया और इस बार पहले से ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो मार्सीला के कहने पर वो पहाड़ी पर दरमियान से जाते हुए पतले से रास्ते पर घुस गए। अब जोसेफ और जोआना भी उसके पीछे थे। ये रास्ता लंबी लंबी घास पर से था। दोनों तरफ सैकड़ों फुट ऊंची और सीधी चट्टानें थी। इस घास में दौड़ते हुए वो आगे बढ़ते रहे कि अचानक मार्सीला ठटक कर रुक गई। क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। खतरा, खतरा करीब है, मुझे खुशबू आ रही है, मार्सीला ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा, और इमरान ने खतरे की नौयत को समझने के लिए अभी सर इधर उधर घुमाया ही था कि अचानक दाएं साइड की एक खूह से सरसराहट की आवाज उभरी और वो दूसरे लम्हे एक खौफनाक चीख के साथ एक कद अवर लगड़ बगड़ कूद कर मार्सीला की तरफ आया। इसके खौफनाक दांत अंधेरे में बिजली की सी तरह रोशन थे। मार्सीला चीख मारकर एक तरफ हटने ही लगी थी कि अचानक यखलख्त दो फायर हुए और वो कदावर लगड़ बगड़ चीखता हुआ धप से घास में जा गिरा और चंद लम्हे फड़कने के बाद साकत हो गया। ये फायर जोसेफ और जोआना की तरफ से हुए थे और जो उनके पीछे ही आ रहे थे। ओह, फायरिंग मत करो, इस तरह तो हमारी पोजीशन ताकुब करने वालों पर जाहिर होती रहेगी, इमरान ने होंठ बीचते हुए कहा, और वो एक बार फिर मार्सीला का हाथ पकड़कर इस रास्ते पर दौड़ने लगा। रुक जाओ, आगे खाई है, अचानक मार्सीला ने चीखते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने इमरान का बाजू पकड़ना चाहा, लेकिन उसी लम्हे इमरान के कदमों से जमीन निकल चुकी थी। मार्सीला बुरी तरह चीखती हुई वहीं जमीन पर मुंह के बल गिर गई और उसकी आंखों के सामने इमरान का जिस्म सैकड़ों फुट नीचे गहराई में कलाबाजियां खाता हुआ गिरता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल किसी ने यखलख्त मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ओ बॉस, यखलख्त जोसेफ के हलक से एक चीख निकली। ओ गॉड, ये क्या हुआ? जोआना ने होंठ बीचते हुए कहा। वो ऐन उस खाई के किनारे पर आकर रुक गए थे जिसने इमरान को निगल लिया था। इमरान मर गया, ओ इमरान मर गया, मुझसे गलती हुई, मुझे पहले से ख्याल ना आया, मार्सीला ने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बुरी तरह रोते हुए कहा। जोसेफ और जोआना को यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म में रूह नाम की कोई चीज बाकी ना रही हो। वो आंखें फाड़े इस तरह खाई को देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि यही खाई इमरान जैसी अजीम और नाकाबिल शिकस्त शख्सियत का मदफन भी बन सकती है। लेकिन तलख और अटल हकीकत उनकी आंखों के सामने इनका मुंह चढ़ा रही थी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अचानक जोसेफ ने चीखते हुए कहा, और दूसरे लम्हे उसने उछलकर खाई में छलांग लगानी चाहिए, लेकिन जोआना ने यखलख्त उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे उछाल कर दिया।
क्या कर रही हो? क्या तुम भी मरना चाहते हो? जोआना ने कहा, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मैं बॉस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जोसेफ ने हंसियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, इस तरह जान देने से तो मास्टर जिंदा नहीं हो सकता। जोआना ने होंठ बीचते हुए कहा, वो जिंदा नहीं हो सकता, मैं तो मर सकता हूं, मैं तो मर सकता हूं। जोसेफ ने चीख कर कहा और एक बार फिर खाई की तरफ दौड़ पड़ा। वो गिर गया महाराज, मैंने उसे खुद नीचे गिरते हुए देखा है। एक बक्शु ने बुरी तरह हाँफते हुए एक चट्टान के पीछे छुपे हुए शतग्यारो और कंत्रो से मुखातिब होकर कहा। वो अभी एक लम्हा पहले एक चट्टान की ओर से दौड़ता हुआ निकला था। ओह, कौन गिर गया है? दोनों ने बेवक्त आवाज होकर पूछा। वो एशियाई नौजवान महाराज जो इस लड़की के साथ था, बक्शु ने सर हिलाते हुए कहा। और उसके बाकी साथी कहाँ हैं? शतग्यारो ने चूक कर पूछा। वो खाई के किनारे पर उस पतले दर्जे में मौजूद हैं। वो अब लाजमन वापस जाएंगे क्योंकि आगे रास्ता नहीं है महाराज, बक्शु ने जवाब दिया। ओह, हमारे साथी कहाँ हैं? कंत्रो ने चूकते हुए पूछा। महाराज, हमारे 3 आदमी मारे जा चुके हैं, बाकी टिकम पहाड़ी की तरफ बेस में। उन्हें उनके पतले दर्रे में घुसने का ख्याल भी ना था। मैं रोंचाड़ो के साथ था, उसने इन पर चट्टान लड़कर आई थी, लेकिन उसे गोली मार दी गई। मैंने उन्हें पतले दर्रे में घुसते हुए देख लिया था, इसलिए मैं बाएं तरफ से भागकर आगे बढ़ा और फिर मेरे सामने वो एशियाई बक्शु अचानक उस खाई में गिर गया, सैकड़ों फुट गहराई में। आने वाले ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा, ये लोग वाकई खतरनाक हैं। बख्शुओं की वजह से हमने फायरिंग ना की थी, लेकिन अब इनकी फायरिंग के बाद हमें भी फायरिंग करनी चाहिए। ज्ञानचंद, तुम सब साथियों को कहो कि वापसी के रास्ते पर पहुंच जाएं और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे फायर करके इन्हें ढेर कर दिया जाए। इसके बाद हम सराय पर हमला करके इनके बाकी साथियों को भी खत्म कर देंगे। शतग्यारो ने तेज लहजे में आने वाले से कहा और वो सर हिलाता हुआ तेजी से पलटा और दौड़ता हुआ चट्टानों के पीछे गायब हो गया। ये लोग इस पतले दर्रे में क्यों घुसे? क्या उन्हें इस खाई का इल्म न था? बहरहाल ये अच्छा हुआ, वो एशियाई नौजवान ही इनका सरदार लग रहा था। कंत्रो ने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है हमें नीचे उतरकर उसकी लाश ढूंढनी चाहिए। राजयोगी हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। शतग्यारो ने सर हिलाते हुए कहा, नीचे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शतग्यारो? हजारों फुट की गहराई में कौन उतर सकता है? कंत्रो ने चूक कर कहा। तो फिर? शतग्यारो ने पूछा। हम बाकी अफराद की लाशें ले जाकर राजयोगी के सामने पेश कर देंगे, तुम बेफिक्र रहो। राजयोगी को हमारी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा, कंत्रो ने सर हिलाते हुए कहा। और उसी लम्हे दूर से बेतहाशा फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। ओह, इसके बाकी साथियों पर हमला हो गया है, दोनों ने चूक कर कहा और फिर खुद ही सर हिलाने लगे। फायरिंग की आवाजें जिस तरफ अचानक गूंजी थी उसी तरह अचानक रुक गई थी। मेरा ख्याल है खशेब इस लड़की को लेकर बंदी खाने पहुंच चुका होगा, शतग्यारो ने कहा। हाँ, पहुंच तो जाना चाहिए, कंत्रो ने सर हिलाते हुए कहा। इन दोनों की नजरें उस चट्टान की तरफ लगी हुई थी जिधर ज्ञानचंद गायब हुआ था। उन्हें शायद अपने साथियों की वापसी का इंतजार था, लेकिन जब काफी देर तक कोई आदमी वापस ना लौटा तो उनके चेहरों पर फकरमंदी के आसार उभर आए। हमें खुद मालूम करना चाहिए, उन्हें अब तक लाशें लेकर वापस आ जाना चाहिए था, शतग्यारो ने होंठ पीटते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कंत्रो इसकी बात का जवाब देता, अचानक उन्होंने एक बख्शू को चट्टान के पीछे से निकलकर जमीन पर घिसटता हुआ अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। वो शदीद जख्मी था और जमीन पर घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहा था। ये ज्ञानचंद था जो थोड़ी देर पहले उससे हदायत लेकर गया था। महाराज, हमारे साथी मारे गए, सब मारे गए, ज्ञानचंद ने उन्हें देखते ही कर्राहते हुए कहा और वो दोनों बिजली की सी तेजी से दौड़ते हुए उसके करीब पहुंचे। कौन मारे गए? क्या हुआ? शतग्यारो के लहजे में हैरत थी। हमारे साथी, उनमें से जब कोई वापस ना आया तो हमने अंदर जाके उन्हें खत्म करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए हम पर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और सब मारे गए। मैं बड़ी मुश्किल से घसीटता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ, बख्शू ने डूबती हुई आवाज में रुक रुक कर कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। उसके सीने पर गोलियों के 3 निशान थे। न जाने वो किस तरह इतनी दूर भी जिंदा पहुंच सका था। ओह, ये क्या हुआ? ओह ओह, शतग्यारो ने दांत पीसते हुए कहा। वो लाजमन इस सराय की तरफ लौटेंगे, हमें अब खुद उनके पीछे जाना चाहिए, कंत्रो ने तेज लहजे में कहा और शतग्यारो ने सर हिला दिया।
और फिर वो दूसरे लम्हे वो दोनों बिजली की सी तेजी से चट्टानें फलांगते हुए आगे बढ़ने लगे। उस तरफ जगह जगह छोटी छोटी खाइयां थीं, लेकिन वो इस तरह दौड़कर उन्हें फलांग रहे थे जैसे उन्हें एक एक खाई का इल्म हो। रुक जाओ, मैंने हरकत देखी है नीचे, अचानक कंतरों ने चीख कर कहा और उसके साथ ही वो ठटक कर रुक गया था। उससे आगे दौड़ता हुआ शतग्यारो भी उसकी आवाज सुनकर पलट पड़ा था। कहाँ कहाँ देखी है? शतग्यारो ने कहा। उधर नीचे गहराई में, वो यकीनन कोई आदमी था। कंतरों ने वापस पलटकर खाई के किनारे से नीचे झांकते हुए कहा। नहीं, मैंने गेरवे लिबास की झलक देखी है, कंतरों ने कहा और दूसरे लम्हे वो तेजी से खाई के एक किनारे नीचे उतरने लगा। शतग्यारो को भी मजबूरन उसकी पैरवी करनी पड़ी। वो दोनों बड़े माहिराना अंदाज में नुकीली चट्टानों पर कदम ब कदम नीचे उतरते चले जा रहे थे। गहराई बहुत ज्यादा थी, इसलिए नीचे उतरते उतरते उन्हें बावजूद तेजी के काफी देर लग गई। अरे यहाँ इंसान तो एक तरफ, जानवर भी नजर नहीं आ रहा, शतग्यारो ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। इधर नीचे गहराई में, इस झाड़ी के पीछे, कंतरों ने कहा और तेजी से इस झाड़ी की तरफ मुड़ गया। फिर झाड़ी के करीब पहुंचकर वो ठटक कर रुक गया। झाड़ी के पीछे वाकई एक जिस्म मौजूद था, बेहिसो हरकत। ओह, ये तो वही एशियाई नौजवान है। पतले दर्रे की खाई से गिरने वाला था, लेकिन वो खाई तो खासी दूर है, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? कंतरों ने हैरत भरे लहजे में कहा। खिसक कर यहाँ पहुंचा होगा, लेकिन ये मर चुका है, शतग्यारो ने कहा। वो भी इस झाड़ी के पास पहुंच चुका था। चलो, तुम्हारा मसला तो हल हो गया, ये लाश राज जोगी को पेश की जा सकती है, कंतरों ने कहा और शतग्यारो ने इस बात में सिर हिला दिया। और फिर वो दोनों बेक वक्त झाड़ी के पीछे पड़े हुए जिस्म की तरफ बढ़ने लगे। जोसेफ एक बार फिर दौड़ता हुआ खाई की तरफ बढ़ा ही था कि यकलख्त मार्सिला चीख पड़ी। मैंने झलक देखी है, वो जिंदा है। मार्सिला एक झटके से उठकर खड़ी हो गई और उसकी आवाज सुनते ही जोसेफ यकलख्त रुक गया। क्या क्या कह रही हो? कहाँ देखी है झलक? जोसेफ और जोआना ने बेख्तियार आगे बढ़ते हुए कहा। इन दोनों की आवाज में शदीद जोश था। वो इमरान था, बिल्कुल इमरान था, मैंने उसके लिबास की झलक देखी है। उसे यकीनन मदद की जरूरत होगी, हमें नीचे जाना होगा। आओ आओ वापस चलते हैं। पतले दर्रे के करीब से एक रास्ता नीचे वादी में जाता है, हम वहां से आसानी से नीचे उतर सकते हैं, मार्सिला ने तेज लहजे में कहा और वापस पलटकर दौड़ने लगी। जोसेफ और जोआना भी उसके पीछे लपके। दौड़ते दौड़ते अचानक मार्सिला और जोसेफ दोनों बेक वक्त ठटक कर रुक गए। क्या हुआ? जोआना ने चूक कर कहा। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, इनकी धमक मैंने सुनी है, मार्सिला ने कहा और जोसेफ ने भी उसकी तायद की। ओह यकीनन ये वो हमलावर होंगे, अतराफ में छुप जाओ, एक भी जिंदा बच कर ना जाने पाए, जोसेफ ने कहा और फिर मार्सिला का बाजू पकड़े तेजी से एक साइड की तरफ खूह में छलांग लगा दी, जबकि जोसेफ उछलकर दूसरी साइड पर उभरी हुई एक चट्टान के पीछे हो गया। और फिर उन्हें ऊंची घास में दौड़ते हुए 4 बख्शू इधर आते हुए दिखाई दिए। इनके हाथों में रिवाल्वर थे और उनकी तेज नजरें इधर उधर का जायजा ले रही थीं। उसी लम्हे जोसेफ और जोआना दोनों के रिवाल्वरों ने शोले उगले और चारों चीखते हुए उछलकर घास पर गिरे। हिलती हुई घास पर जोआना ने फायरिंग जारी रखी और उस वक्त ट्रैगर से उंगलियां हटाई जब घास साख्त हो गई। आओ, ये हिट हो गए हैं, जोआना ने कहा और फिर वो खूह से निकलकर तेजी से उस तरफ दौड़ने लगे जिधर वो गिरे थे। मार्सिला और जोसेफ भी उसके पीछे थे। घास में इन बख्शों की लाशें बिखरी हुई थीं।